हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये आईटीआर 7 का सेकेंड वीडियो है जिसमें हम लोग फर्दर शेड्यूल डी और डी ए डिस्कस करेंगे। जैसे कि फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था कि फाइनेंशियल 22-23 के जो आईटीआर 7 है उसमें काफी चेंजेस हैं और काफी शेड्यूल्स ऐड भी हुए हैं। तो वही हम लोग देख रहे हैं कि कौन कौन से शेड्यूल ऐड हुए हैं, उसको आपको कैसे फिल करना है और जो एग्जिस्टिंग शेड्यूल थे उसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो शेड्यूल डी हमारा डीम्ड एप्लीकेशन से रिलेटेड है। इनकम टैक्स में सेक्शन 11 सबसेक्शन 1 के एक्सप्लेनेशन 1 के क्लॉज 2 में हमें एक ऑप्शन दिया जाता है कि आप डीम्ड एप्लीकेशन का फायदा उठा सकते हैं। ये तब होगा जब आपको कोई डोनेशन रिसीव होना था बट आपको रिसीव नहीं हुआ या किसी कारणवश आप एप्लीकेशन नहीं कर पाए। इसका इस सिचुएशन में आप डीम्ड एप्लीकेशन ले सकते हैं अभी। और जब वो डोनेशन रिसीव होगा जिस साल, उस साल आपको अप्लाई करना है या उसके नेक्स्ट ईयर तक का समय रहता है 2 साल का कि आप अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट तो ईयर है जिस साल आपको पैसा मिलेगा एंड सेकेंड है उसके इमिजिएटली नेक्स्ट ईयर। तो फॉर एग्जाम्पल अगर 100 रुपीज का डोनेशन है फाइनेंशियल ईयर 22-23 में, उसमें से 10 रुपए आपको रिसीव नहीं हुए, तो 10 रुपए रिसीव नहीं हुए तो इस वजह से आप उसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो इस केस में आप डीम्ड एप्लीकेशन का बेनिफिट उठा सकते हैं और ये 10 रुपए माना जाएगा कि आपने अप्लाई किया है फाइनेंशियल ईयर 22-23 में। बट इसको अब आपको खर्चा कब करना है, जिस साल आपको ये 10 रुपए मिलेंगे उस साल और उसके इमिजिएटली नेक्स्ट ईयर। इस शेड्यूल में आपको पहले तो ईयर बताना है जिस साल की डीम्ड एप्लीकेशन मानी गई थी। फॉर एग्जांपल 1920 है तो 1920। फिर अमाउंट डीम्ड टू बी अप्लाइड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ऑफ डीमिंग, मतलब 1920 में कितना अमाउंट था जो कि हमने डीम्ड एप्लीकेशन ट्रीट किया था, तो 2 लाख रुपए है। रीजन क्या था? रीजन इनकम हैज नॉट बीन रिसीव ड्यूरिंग दैट ईयर और एनी अदर रीजन था। फिर आउट ऑफ डीम्ड एप्लीकेशन क्लेम अमाउंट रिक्वायर्ड टू बी अप्लाइड, तो ये जो 2 लाख हमने डीम करा उसमें से कितना अप्लाई कर दिया है वो बताना है। तो 2 लाख का पूरा 2 लाख अप्लाई कर दिया है। इसमें से अगर कोई अमाउंट टैक्स लगा होगा अर्लियर ईयर में, तो आपको फिफ्थ कॉलम में बताना है कि वो कितना अमाउंट है जो कि टैक्स आपने दिया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पर अमाउंट आप लिखेंगे तो आपको शेड्यूल डीए भी फिल करना है। डीए में बताना रहता है कि किस फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड आपने टैक्स किस असेसमेंट ईयर में पे किया है। Out of deemed application claimed, amount required to be applied during the financial year pertaining to current assessment year। तो फाइनेंशियल ईयर 22-23 में आपने कितना डीम्ड एप्लीकेशन क्लेम किया है और अप्लाई किया है वो आपको बताना है। तो 2 लाख के 2 लाख हमने अप्लाई कर दिए हैं फाइनेंशियल ईयर 22-23 में। अमाउंट ऑफ डीम्ड एप्लीकेशन क्लेम्ड इन अर्लियर ईयर्स अप्लाइड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर पर्टेनिंग टू करंट असेसमेंट ईयर। कोई डीम्ड एप्लीकेशन था पिछले सालों का जो कि आपने इस साल अप्लाई किया है, तो आपको सेवेंथ कॉलम में बताना है। और अगर आपने नहीं किया है तो आप 0 बता सकते हैं। अमाउंट विच कुड नॉट बी अप्लाइड एंड डीम टू बी इनकम अंडर 11(1)(b ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, वो हो जाएगा 6 - 7। तो 6 जो अप्लाई करना चाहिए था और आपने कितना अप्लाई किया है, तो 0 अप्लाई किया है। तो इस वजह से जितना आपका डीम्ड एप्लीकेशन ट्रीट हुआ था वो पूरा का पूरा इनकम ट्रीट हो जाएगा फाइनेंशियल ईयर 22-23 में। तो आपको ऐसे ये शेड्यूल फिल करना है। नेक्स्ट केस देखते हैं हम लोग। फाइनेंशियल 21-22 की डीम्ड एप्लीकेशन है 5 लाख की। अगेन इनकम रिसीव नहीं हुई थी इसलिए हमने डीम्ड एप्लीकेशन ऑप्शन ऑप्ट किया है। आउट ऑफ द डीम्ड एप्लीकेशन क्लेम अमाउंट रिक्वायर्ड टू बी अप्लाइड कितना था, तो 50,000 रिक्वायर्ड था जो कि हमें अप्लाई करना था। कोई भी टैक्स नहीं दिया है हमने। आउट ऑफ द डीम्ड एप्लीकेशन क्लेम अमाउंट रिक्वायर्ड टू बी अप्लाइड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर पर्टेनिंग टू करंट असेसमेंट ईयर, तो 50,000 हमें अप्लाई करना था इस साल और 50,000 ही हम फाइनेंशियल 22-23 में अप्लाई करेंगे। इसमें से कितना अप्लाई कर चुके हैं वो है 50,000 जो कि हमने सेवेंथ कॉलम में बताया है। इस वजह से कोई भी इनकम नहीं मानी गई है एट्थ कॉलम में। और बैलेंस अमाउंट ऑफ डीम्ड इनकम बीइंग exemption claimed in earlier year on account of deemed application and required to be applied in 23-24 onwards। इसका ये मतलब है कि अभी भी आपके पास समय है। आप
असेसमेंट ईयर 23-24 ऑनवर्ड्स उसको क्लेम करेंगे तो आपको 9th कॉलम में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ये 9th कॉलम में कैसे आएगा? जब आप 4th कॉलम में पूरा टोटल अमाउंट बताएंगे कि कितना डीम था और उसमें से आपने कितना खर्चा कर दिया है, वो आप जब 6th कॉलम में बताएंगे तो ऑटोमेटिकली 9th कॉलम में कैरी फॉरवर्ड वाला ऑप्शन आ जाएगा। तो आपको ऐसे शेड्यूल डी भरना है। डी से ही रिलेटेड जो नया शेड्यूल फाइनेंशियल 22-23 में ऐड हुआ है वो है डी ए। डी ए में आपको टैक्सेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देनी है कि जो डीम्ड एप्लीकेशन हमने अर्लियर ईयर्स में लिया है और उससे उसके कुछ कंडीशंस फुलफिल करने रहते हैं। अगर आपने कंडीशन फुलफिल नहीं किया है तो आपको टैक्स देना पड़ता है। तो कौन से फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड आपने किस असेसमेंट ईयर में टैक्स पे किया है रिलेटिंग टू डीम्ड एप्लीकेशन, वो आपको यहाँ पर बताना है। और ये कब होगा? जब आपने अप्लाई नहीं किया है। तो फाइनेंशियली 1920 से रिलेटेड मेरे पास जो अमाउंट था 22-23 का वो यहाँ पर आएगा, क्योंकि 11 बी में वो इनकम ट्रीट हो गया था। जब हम 1920 का केस देखेंगे तो जो 2 लाख है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर, अमाउंट विच कुड नॉट बी अप्लाइड एंड डीम टू बी इनकम अंडर सेक्शन 11 बी ड्यूरिंग दिस प्रीवियस ईयर। तो 2 लाख रुपए जो हैं वो इस साल मेरे इनकम माने जाएंगे फाइनेंशियल 1920 से रिलेटेड। तो इस साल मैं इस पे टैक्स दे दूंगी। तो जब मैं इस साल टैक्स दूंगी तो क्या ये डीए का पार्ट बनेगा? तो जी नहीं, डीए का पार्ट इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पर असेसमेंट ईयर 22-23 तक की जानकारी आपको देनी है जो आप टैक्स पे कर चुके हो 22-23। असेसमेंट ईयर 23-24 का तो हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो ये नेक्स्ट ईयर यहाँ पर जब कॉलम ऐड होगा तब हम 2 लाख बताएंगे। तो होप आपको शेड्यूल डीए समझ आया कि कैसे फिल करना है। प्रीवियस वीडियो में मैंने शेड्यूल आई और आई ए रेफर किया था, उसको एक्सप्लेन किया था डिटेल में। इस वीडियो में डी और डीए भी हो गया। अब हम शेड्यूल जे की बात करते हैं। शेड्यूल जे जो है वो फंड्स और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, जिसमें हमारा डिटेल ऑफ कॉर्पस की जानकारी आएगी, डिटेल्स ऑफ लोन एंड बोरोइंग्स की आएगी, डिटेल ऑफ कॉर्पस इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट जो कि 11/5 मोड में हमने किए हैं एज ऑन 31 मार्च 2023। नेक्स्ट उसके बाद है इन्वेस्टमेंट हेल्ड एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इन कंसर्न इन विच पर्सन रेफर टू इन 13(3) हैव अ सब्सटैंशियल इंटरेस्ट। उसके बाद कोई और अदर इन्वेस्टमेंट है आपके 31 मार्च 2023 के, तो आपको डी पार्ट में बताना है। और लास्ट में वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन डोनेशन जो कि आपको इन काइंड मिला है उसकी जानकारी देनी है, जो कि अभी तक आपने कन्वर्ट नहीं कर पाए हैं 11/5 के मोड में। तो सबसे पहले डिटेल ऑफ कॉर्पस की बात करते हैं। जब हम डिटेल ऑफ कॉर्पस की बात करते हैं तो फाइनेंशियल 22-23 ऑनवर्ड ही कॉर्पस अगर 11/5 वाले मोड में नहीं है इन्वेस्टेड इन्वेस्टेड तो आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, टैक्सेबल हो जाएगा जितना भी कॉर्पस आपके पास है। तो अभी डिटेल ऑफ कॉर्पस में आपको बताना है कि जो ये कॉर्पस है वो किस प्रकार से है। क्या वो रिपेयर रेनोवेशन से रिलेटेड आया है या अदर देन रिपेयर रेनोवेशन से रिलेटेड आया है? ओपनिंग बैलेंस क्या था? ड्यूरिंग द ईयर आपको कितना रिसीव हुआ है? अप्लाई आपने कितना किया, मतलब कॉर्पस से आपने एप्लीकेशन तो नहीं किया, करा है तो आपको अमाउंट बताना है। जैसे ही आप यहाँ अमाउंट बताएंगे उतना वो डिसअलाउ हो जाएगा। और आपने पिछले सालों में अगर अप्लाई किया है आउट ऑफ कॉर्पस तो कितना आपने इन्वेस्ट कर दिया और डिपॉजिट बैक कर दिया, उसकी जानकारी आपको 4th कॉलम में बतानी है। टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड और डिपॉजिट बैक इन कॉर्पस कितना है ये आपको 5th कॉलम में बताना है। ये तो इस साल आपने कितना डिपॉजिट किया वो है, फिर टोटल अभी तक आपने कितना कर दिया है वो, और फाइनेंशियल ईयर आपको सिलेक्ट करना है इन विच 4 was applied earlier।
मतलब वो कौन से फाइनेंशियल ईयर में आपने अप्लाई किया था, जो कि इस साल आपने डिपॉजिट बैक किया है, वो आपको बताना है, फाइनेंशियल 21-22 या 22-23। क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 31 मार्च 2023 का, कॉर्पस का, जो कि आपके बैलेंस शीट से मैच होना चाहिए। मैच कैसे होगा ये मैं आगे आपको शेड्यूल में बताऊंगी। अब जो ये क्लोजिंग बैलेंस है उसमें से आपने 11/5 मोड में कितना इन्वेस्टेड रखा है, आपको 8th कॉलम में इसको बताना है। और अमाउंट टैक्स इन असेसमेंट ईयर 22-23 कितना था। ये टैक्स कब होगा, जब आप 11/5 मोड से विड्रॉ कर लेंगे उतना अमाउंट टैक्स लग जाएगा। और लास्ट में इन्वेस्टेड इन मोड अदर देन स्पेसिफाइड मोड आ जाएगा 7 -8 -9। 7 है आपका क्लोजिंग बैलेंस, उसमें से 8 और -9 कर देंगे, तो जो बैलेंस है वो अब आपका कॉर्पस होगा। तो ऐसे आपको कॉर्पस की जानकारी देनी है। डिटेल्स ऑफ लोन की बात करें तो डिटेल्स ऑफ लोन में भी आपको ओपनिंग बैलेंस लिखना है, लोन एंड बोरिंग टेकन फॉर एप्लीकेशन टुवर्ड्स ऑब्जेक्टिव ड्यूरिंग देयर, आपने कोई एप्लीकेशन करने के लिए लोन या बोरिंग लिया है तो आपको वो अमाउंट यहाँ बताना है, कितना आपने अप्लाई किया है, ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन, क्योंकि ये चीज अलाउड नहीं है। अगर आप लोन और बोरिंग से कोई एप्लीकेशन करते हैं तो उस साल वो एप्लीकेशन नहीं मानी जाती है। कब मानी जाएगी, किस साल एप्लीकेशन मानी जाएगी, जब आप लोन और बोरिंग रीपे कर देंगे। फाइनेंशियल ईयर 23-24 ऑनवर्ड्स इसमें भी कैपिंग कर दी गई 5 इयर्स की। अमाउंट ऑफ रिपेमेंट ऑफ लोन कितना किया है जो कि एप्लीकेशन माना जाए, वो आपको 4th कॉलम में बताना है। फाइनेंशियल ईयर क्या था, जिस साल आपने इसको यूज किया था एज एप्लीकेशन, आपको वो ईयर सिलेक्ट करना है, और टोटल रीपेमेंट अभी तक कितना हो गया है। तो ये हमारा लोन एंड बोरोइंग से रिलेटेड है, A1 A2। बी पॉइंट की बात करें तो बी पॉइंट में हमें मोड्स बताना है कि जो कॉर्पस हमारे पास है वो किस मोड में इन्वेस्टेड है 11/5 के। तो 11/5 के यहाँ पर जितना भी मोड है, बट कॉर्पस जितना आपके पास है वो अमाउंट आपको यहाँ पर रिकनसाइल करके डालना है। अगर 5,50,000 है तो 5,50,000 का ही आपके पास होना चाहिए इन्वेस्टमेंट मोड। इसके अलावा कोई दूसरे कंसर्न में इन्वेस्टमेंट है जिसमें जो पर्सन 13(3) के हैं उनका सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, तो आपको सी पॉइंट में बताना है। कोई अदर इन्वेस्टमेंट की जानकारी डी में। और लास्ट में आपको वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन डोनेशन जो काइंड में मिला है बट अभी तक आपने कन्वर्ट नहीं किया है, क्योंकि ये कन्वर्ट करना जरूरी है और 11/5 में ही इन्वेस्टमेंट रखना जरूरी है। तो ऐसे आप शेड्यूल जे फिल करेंगे। ध्यान से इस साल आपको जे फिल करना है, क्योंकि जे के बाद ही हमारा बैलेंस शीट आता है। बैलेंस शीट में आपको अगेन सोर्सेज ऑफ फंड और एप्लीकेशन ऑफ फंड की जानकारी देनी है। सोर्सेज में कॉर्पस डोनेशन, रिपेयर एंड मेंटेनेंस से रिलेटेड, अदर देन कॉर्पस के, अगर अदर देन आपका जो रिपेयर और रेनोवेशन से रिलेटेड कॉर्पस है वो कितना है, तो ये आपके शेड्यूल जे से भी मैच करना चाहिए। नहीं मैच करेगा तो आपको रिकंसिलेशन प्रोवाइड करना है। कुछ दूसरे कॉर्पस है ए और बी से रिलेटेड, तो सी पॉइंट में आपको बताना है। इनकम कोई एक्यूमुलेट करी गई है 11/2 की, तो वो आपको डी पॉइंट में बताना है। कोई डीम्ड एप्लीकेशन है जो कि आप फर्दर फाइनेंशियल 23-24 ऑनवर्ड्स उसको इन्वेस्ट करेंगे, तो वो आपको ई पॉइंट में बताना है। कोई दूसरे रिजर्व्स हैं, ये सारी चीजें आपको फर्स्ट ओन फंड में बताना है। सेकंड पॉइंट लोन एंड बोरोइंग्स का है, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, एडवांसेस, ये सारी चीजें हमारी सोर्सेज ऑफ फंड्स में आएंगी। फिर हम एप्लीकेशन की बात करें तो एप्लीकेशन में फिक्स्ड एसेट, इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट, एक्यूमुलेटेड बैलेंसेस और टोटल एप्लीकेशन ऑफ फंड्स आ जाएगा। यहाँ पर जब मैंने इन्वेस्टमेंट में लिखा है 5,50,000, तो ये मेरे कॉर्पस को डोनेट कर रहा है कि मेरा जो कॉर्पस है वो किस मोड में इन्वेस्टेड है। अब जब 5 हम देखेंगे, 5th पॉइंट टोटल एप्लीकेशन ऑफ फंड, उसके बाद दो नए पॉइंट ऐड करे गए हैं। 6th, आउट ऑफ 5 इन्वेस्टमेंट मेड इन मोड स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 11(5), यहाँ आपको बताना है कि जितना भी हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट है उसमें से 11(5) मोड में कितना इन्वेस्टेड है, और अदर देन 11(5) मोड में कितना इन्वेस्टेड है 7th पॉइंट में। जैसे ही आप यहाँ पर जो अमाउंट बताएंगे वो ही उठ के शेड्यूल आर में आएगा। तो हमने शेड्यूल जे देखा, शेड्यूल बैलेंस शीट देखा। अब इसके बाद है शेड्यूल आर।
शेड्यूल आर हमारा रिकंसिलेशन से रिलेटेड है, रिकंसिलेशन ऑफ कॉर्पस। जब हमने शेड्यूल जे और बैलेंस शीट फिल किया तो ऑटोमेटिकली अमाउंट्स यहाँ पर ऑटो फिल हो गए हैं। क्लोजिंग बैलेंस एज पर शेड्यूल जे 5,50,000 ये हमारा शेड्यूल जे से आ गया है और बैलेंस शीट से हमारा 5,50,000 आ गया है। अब इन दोनों में अगर कोई डिफरेंस है तो आपको बी पॉइंट में बताना है कि ये जो डिफरेंस है वो क्यों है। क्या वो परचेज ऑफ फिक्स एसेट के कारण है, डेप्रिसिएशन के कारण है या कोई एनी अदर रीजन है, तो आपको स्पेसिफाई करके बताना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट शेड्यूल हो गया है। ये इसी साल ऐड हुआ है फाइनेंशियल ईयर 22-23 में, क्योंकि आपको कॉर्पस के लिए एक कंडीशन है कि जब तक आप 11/5 मोड में इन्वेस्टेड नहीं रखेंगे तब तक वो एग्जेम्पशन आपको नहीं मिलेगी। आपको एग्जेम्पशन क्लेम करने के लिए 11/5 में मोड में इन्वेस्टेड रखना जरूरी है। तो अभी तक हमने वीडियो में शेड्यूल डी, डी ए, जे, बैलेंस शीट और आर देखा है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको शेड्यूल वी सी, ए आई, ए ये सारी चीजें कवर करूंगी। तो तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।